सबसे पहले हम आपको शरीर के सामान्य तौर तरीकों के बारे में बताएंगे। दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, अगला और पिछला। अगला हिस्सा भी दो हिस्सों में बंटा होता है, दायां और बायां। दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को चलाता है और दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को चलाता है। जिंदगी के लिए जरूरी सभी काम दिमाग का पिछला हिस्सा नियंत्रित करता है। दिल और दो तरह की नसें शरीर के हर हिस्से को खून पहुंचाने का और खून वापस लाने का काम करती हैं। जो खून दिल से जाता है वह शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी होता है। यह खून लाल रंग में दिखाई गई नसों के द्वारा ले जाया जाता है। इन लाल नसों को आर्टरीज कहा जाता है। दो रेड आर्टरीज हैं जो दिमाग के दाएं हिस्से में खून भेजती हैं। ईसीए या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दिमाग की कवरिंग को खून पहुंचाती है और आईसीए या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिमाग के अंदर के हिस्से को खून पहुंचाती है। इसी तरह बाईं ओर ईसीए दिमाग के कवरिंग को और आईसीए दिमाग के अंदर खून भेजती है। दिमाग के पीछे के हिस्से में बेसिलर आर्टरी द्वारा खून भेजा जाता है। बेसिलर आर्टरी दो आर्टरीज जिनको वर्टिब्रल आर्टरीज कहा जाता है कि आपस में मिलने से बनती है। जब शरीर के अलग अलग हिस्से खून में लाए गए ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, तब यह खून नीले रंग में दिखाई गई नसों के द्वारा वापस दिल को भेज दिया जाता है। इन नीली नसों को वेन कहा जाता है। यह जानना जरूरी है कि सामान्य रूप में यह लाल आर्टरीज और नीली वेन्स आपस में नहीं जुड़ती हैं। दिमाग की गहराई में नीली वेन्स का एक गुच्छा होता है। इसे कैवर्नस साइनस कहते हैं। सामान्य रूप में यह लाल आर्टरीज से नहीं जुड़ता। अब हम मरीज को हो रही समस्या के बारे में बताएंगे। यह समस्या दो प्रकार की हो सकती है। पहले प्रकार में कुछ मरीजों में यदि किसी एक्सीडेंट के कारण खोपड़ी के निचले हिस्से में चोट लगती है तो लाल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में चोट लग जाती है, जिससे यह लाल आर्टरी नीली वेन्स के गुच्छे से जुड़ जाती है। यह असामान्य बात है। इस बीमारी को डॉक्टरी भाषा में डायरेक्ट कैरोटिको कैवर्नस फिस्चुला या डायरेक्ट सीसीएफ कहते हैं। आर्टरी का यह छेद पाइप में छेद होने जैसा होता है। इस छेद की वजह से लाल आर्टरी का खून नीली वेन में चला जाता है। सीसीएफ में खून के बहाव और दबाव की दिशा में बदलाव से किसी एक आंख में उभार हो सकता है। यह आंख लाल भी हो जाती है और इससे पानी भी निकल सकता है। इन लक्षणों के अलावा मरीज की आंखों की रोशनी खतरे में हो सकती है। यदि ऐसे में तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। कुछ मरीजों में यह समस्या तब भी हो सकती है जब खोपड़ी पर कोई चोट नहीं आई हो। यह तब होता है जब लाल एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी नीली वेन्स के गुच्छे से जुड़ जाती है। यह असामान्य बात है। इस बीमारी को डॉक्टरी भाषा में इनडायरेक्ट कैरोटिको कैवर्नस फिस्चुला या इनडायरेक्ट सीसीएफ कहते हैं। इनडायरेक्ट सीसीएफ में मरीज की आंख लाल हो सकती है। इलाज शुरू करने से पहले मरीज की आंखों की जांच करनी होगी। इस बीमारी की जांच करने के लिए 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सीटी स्कैन पहला टेस्ट है जो समस्या के कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह उन असामान्य निष्कर्षों का पता लगा सकता है जो सीसीएफ के निदान में मदद करते हैं।
एमआरआई स्कैन की जरूरत हमेशा नहीं होती है, लेकिन जब सीटी स्कैन पूरी जानकारी नहीं दे पाता, तो मरीज को एमआरआई स्कैन कराना होगा, ताकि हम उनकी स्थिति के बारे में सही से जान सकें। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के आधार पर हम सीसीएफ का ठीक स्थान जानने के लिए एंजियोग्राम टेस्ट करेंगे। एंजियोग्राम टेस्ट के लिए दाहिने पैर की आर्टरी में एक सुई डाली जाती है। इससे कैथेटर ट्यूब शरीर की आर्टरीज में तब तक डाली जाती है जब तक यह दिमाग तक नहीं पहुंच जाती। फिर कॉन्ट्रास्ट नामक एक पानी जैसा द्रव पदार्थ कैथेटर ट्यूब से दिमाग में डाला जाता है। एंजियोग्राम टेस्ट की वजह से दिमाग के अंदर की नसों को देखा जा सकता है। फिर डीएसए रूम के अंदर की स्क्रीन पर फोटो लिया जाता है। ये फोटो स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। अब हम आपको इलाज के विकल्पों के बारे में बताएंगे। हमारे विभाग में जो इलाज किया जाता है वह नसों के अंदर होता है। इस तरह के इलाज को एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए हम मरीज का सिर नहीं खोलते हैं। एम्बोलाइजेशन में असामान्य जगह में खून के बहाव को रोकने के लिए नस में दवा या सिंथेटिक सामग्री को कैथेटर ट्यूब से डाला जाता है। यह इलाज एंजियोग्राम टेस्ट की तरह किया जाता है। इलाज के लिए हम एक और कैथेटर ट्यूब आर्टरीज के अंदर डालकर दिमाग तक पहुंचाएंगे। जब कैथेटर ट्यूब सीसीएफ तक पहुंच जाए तब हम इसे कॉइलिंग से ठीक करेंगे। कॉइलिंग एम्बोलाइजेशन का ही एक प्रकार है। कॉइलिंग में हम स्प्रिंग जैसी चीज सीसीएफ में तब तक डालते हैं जब तक कि असामान्य जोड़ पूरी तरह से बंद न हो जाए। इससे हम लाल आर्टरी और नीली वेन को अलग करते हैं। कई बार हम कॉइलिंग के साथ एक गाढ़ी दवा भी डालते हैं, जिससे छेद को बंद करने में मदद मिलती है। सीसीएफ को एक बार में पूरी तरह से बंद करना जरूरी है। इलाज के बाद उभरी हुई आंख को उसकी सामान्य स्थिति में वापस आ जाना चाहिए। यह तुरंत हो सकता है या इसमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं। लेकिन मरीज की आंखों की रोशनी का वापस आना इलाज से पहले की उसकी आंख की स्थिति पर निर्भर करेगा। इस इलाज में कुछ खतरे हो सकते हैं। पैर में जहां आर्टरी को छेदा जाता है, वहां एक खून की छोटी गांठ बन सकती है। कैथेटर ट्यूब डालते समय दिमाग की आर्टरीज में चोट लग सकती है। ज्यादा दिक्कत होने से मरीज के अस्पताल या आईसीयू में रहने का समय बढ़ सकता है। उन्हें ठीक होने में ज्यादा समय लग सकता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ हमने आपको जो कुछ बताया है उससे आपको मरीज की हालत और इलाज को समझने में मदद मिली होगी। आप अपने परिवार वालों से सलाह मशविरा करके इलाज के बारे में फैसला कर सकते हैं। यदि आप इलाज कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कंसेंट फॉर्म पर साइन करना होगा। इलाज की तारीख, आईसीयू, बिस्तर खाली होने पर जो न्यूरो सर्जरी विभाग तय करता है और एनेस्थीसिया उपलब्ध होने से तय होगी। इसमें कुछ समय लग सकता है। डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को दोबारा जांच के लिए आना होगा। दोबारा जांच के समय हमें एक सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन या एंजियोग्राम टेस्ट भी करना पड़ सकता है। डिस्चार्ज के समय आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी। अगर आपके कोई सवाल हों तो अब आप पूछ सकते हैं।